शुभोदय बच्चों, भगवान की कृपा से आप सभी सुखी होंगे। आज हम हिंदी क्लास में कक्षा 7वीं द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज के लिए पाठ पढ़ेंगे कविता। कविता का नाम है पहली बूंद। कविता का नाम क्या है? पहली बूंद। इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। कवि का नाम है गोपाल कृष्ण कौल। पहली बूंद, बूंद का अर्थ आप जानते हैं, ड्रॉप। पहली बूंद का अर्थ क्या लेते हैं आप? जो आसमान से सबसे पहले जो धरती पर बूंद गिरती है वह नहीं, बल्कि वर्षा ऋतु से पहले सभी हम गर्मी से तड़पते रहते हैं और वर्षा के लिए आशा करते हुए आसमान की ओर देखते हैं कि कब वर्षा होगी। तो उस वर्षा ऋतु में पहली वर्षा में आसमान से निकलने वाली पहली बूंद जो सबसे पहले आकर धरती पर गिरती है, उस पहली बूंद के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, अर्थात वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन है। तो इस कविता में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया है। सौंदर्य, सुंदरता। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है। नया जीवन प्राप्त होना, फिर से जान निकल आना, क्योंकि एक बार गर्मी के दिनों में धरती पूरी सूरज के गर्मी से सूख कर गर्माहट में तड़पती रहती है, तपती रहती है। वह काम हमसे भी होता है। मनुष्य भी सह नहीं पाता गर्मी को और गर्मी से तड़पते रहता है। तो उस समय आप जानते ही हैं कि कोई प्यास से तड़प रहा हो, बहुत दूर से चलते आया हो, गर्मी के दिन हो, वैसे व्यक्ति को हम यदि ठंडा सा एक गिलास पानी देने पर वह पीकर ऐसा महसूस करता है कि चले जाने वाली जान फिर से निकल आई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी गर्मी के दिनों में जो तपती धरती को वर्षा ऋतु में जो पहले वर्षा होती है तो उसमें से जो बूंद सबसे पहले धरती पर गिर आते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती को जान फिर से चली आई हो। मतलब घास सब सूख गई होती और जैसे ही वर्षा होती है तो क्या होता है, धरती पर घास निकल आती है और इससे चारों ओर हरियाली दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि धरती फिर सुंदर बन चुकी है। तो अब कविता में देखते हैं कि किस प्रकार से क्या वर्णन किया है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। पावस, वर्षा, आपके रीडर में दिया गया है पावस, वर्षा ऋतु। वह पावस का प्रथम दिवस, वर्षा ऋतु शुरू होने का पहला दिवस था। दिवस का मतलब दिन, आप जानते हैं। जब पहली बूंद धरा पर आई। धरा, जमीन। धरा का अर्थ है जमीन या पृथ्वी। धरा, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान से जो बादलों से निकलने वाली बूंद जो सबसे पहले वर्षा ऋतु में धरती पर आ पड़ती है तो धरती इस पानी को ग्रहण करके तुरंत कुछ ही समय में, कुछ ही 1 या 2 दिन में इस धरती से छोटे छोटे दूब पैदा। ये दूब का अर्थ है घास। पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। आसमान से इन बादलों से निकलने वाली ये बूंदें जैसे ही धरा पर आ पड़ी तो हुआ क्या है, इस धरती से अंकुर, अंकुर का मतलब उससे पहले, पानी गिरने से पहले धरती साफ रहती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही पानी आने पर अंदर जो घास के बीज होते हैं उस पर पानी गिरकर वह कच्चा हो जाता है और तुरंत उस घास के बीच से ऊपर छोटे छोटे दूब, घास निकल आती है। अंकुर मतलब किसी भी पेड़ पौधों के क्यों न हो या नहीं तो घास के क्यों न हो,
नए नए निकलने वाले नए पत्ते। जो जैसे पेड़ पर या आम के पेड़ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले पत्ते झड़ जाकर जो नए पत्ते आते हैं तो लाल लाल रंग के होते हैं, वो अंकुर। तो यहाँ पर घास तो लाल रंग की नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे घास जो जमीन पर निकले हुए दिखाई देते हैं वो अंकुर, उसका सबसे पहला भाग जो हमें धरती पर दिखाई देता है। नव जीवन की ले अंगड़ाई, ये अंकुर कैसे जमीन से निकले? अंगड़ाई लेकर। किस अंगड़ाई से? नव जीवन की ले अंगड़ाई। नव जीवन, नया जीवन। क्यों नया जीवन? क्योंकि गर्मी के दिनों में ये घास सूख कर धरती पर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही वर्षा की बूंदें गिरती है तो जमीन के अंदर से फिर ये बाहर निकलती है हरे हरे रंग से। यह धरती को सुंदर बनाने वाले और इस पौधे को, घास को नया जीवन मिलता है, इसीलिए हरा वर्णक ऊपर हमें दिखाई देता है। प्रश्न उठता है अंगड़ाई। अंगड़ाई किसे कहते हैं? बच्चों आप जानते हैं रात में जब आप सो जाते हैं तो सुबह यदि जल्दी आपको कोई उठाए, आपकी नींद पूरी हुई और जैसे ही आप उठते ही ऐसा करते हैं, अर्थात रात भर सोए हुए आप सुबह हुए सो नहीं, उठते ही अपने शरीर को एक बार फ्री कर देते हैं, तो वो अंगड़ाई। किस खुशी से कि नया दिन हमें मिला और खुशी के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज का दिन हमें खुशी से गुजारना है और अपना काम उत्साह से करना है। इस प्रकार के एक प्रकार की खुशी से नयापन मिला हुआ उस सुबह में अंगड़ाई लेकर हम जाग उठते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह दूब भी जमीन से अंगड़ाई लेकर बाहर निकल आता है, धरती को चीर कर बाहर निकल आता है। नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती के सूखे अधरों पर, सूखे अधर, अधर का अर्थ है पोंछ, पोंछ को कहते हैं अधर। तो यहाँ पर अधरों पर क्यों गिरता है? क्योंकि प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति को यदि पानी देते हैं तो सिर पर डालने से शरीर के अंदर पानी निकल नहीं जाता, होंठों के द्वारा ही शरीर के अंदर पानी को भेजना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर धरती के ऊपरी हिस्से को यहाँ पर अधर कहा गया है, क्योंकि जब हम पानी धरती पर डालते हैं तो वो पानी धरती के अंदर चला जाता है। इसे धरती के अंदर पानी लेने के लिए इस धरती का ऊपरी हिस्सा ऊंट के जैसा काम करता है, इसीलिए इस ऊपरी भाग को, धरती के ऊपरी भाग को अधर कहा गया है, ताकि पानी की बूंदें जो है इस धरती पर जैसे ही गिरते हैं तो तुरंत शरीर के अंदर वो पानी चला जाता है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। अमृत, इस वर्षा ऋतु के इन बूंदों को, इस पावस को कहा गया है कि अमृत। अमृत क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सूखे हुए पेड़ पौधे, धरती सूखी थी और पेड़ पौधे सूख गए थे, धरती पर कहीं भी नया जीवन या खुशी नजर नहीं आ रही थी। वैसी स्थिति में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी न मिलने के कारण, पानी न रहने के कारण जहां देखो वहां सूख गया था दूब और पेड़ पौधे सूखे हुए थे। लेकिन जीवन कब मिलता है? आप जानते हैं अमृत और विष, ये दोनों भी विलोम शब्द है। अमृत पीने से जीवन मिलता है और विष पीने से जीवन का अंत होता है। तो सूखे हुए इस धरती को, जो धरती की जान ही चली गई ऐसा लगने वाले उस स्थिति में वर्षा होने के कारण फिर से नया जीवन मिला है। इसीलिए इस वर्षा को हम कहते हैं, इस पानी के बूंद को हम कहते हैं अमृत। अमृत की तरह इस धरती पर आकर पानी की बूंदें गिरी और इस धरती को और इस दूब को और इस धरती पर रहने वाले सभी पेड़ पौधों को, प्राणियों को नव जीवन मिला। इसीलिए कहा गया है कि
धरती के ऊपरी हिस्से को अधर कहा गया है। और अमृत सी आकर जैसे ही इस धरती पर बूंदे गिरती है तो क्या होता है? वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ है, धरा का अर्थ भूमि, जमीन, जमीन, धरा, जमीन का अर्थ है वसुंधरा। वसुंधरा। तो इस प्रकार से धरा, वसुंधरा दोनों भी एक ही अर्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द हैं। वसुंधरा की रोमावली, रोमावली का अर्थ है रोम का मतलब, यहाँ पर तो रीडर में आपको दिया गया है कि रोम का अर्थ बताया गया है कि रोमों की पंक्ति, रोमों की पंक्ति दिया गया है। प्रश्न उठता है रोम किसे कहते हैं? रोम कहते हैं कि जो शरीर के ऊपर छोटे 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 बाल होते हैं उसे रोम कहा जाता है। जैसे ही आप जानते हैं कि अचानक ठंडी ठंडी बूंदे आसमान से शरीर पर गिर पड़ती है तो एकदम शरीर पर के रोम खड़े हो जाते हैं, यानी तो अचानक ठंडी हवा का कहां से आकर अपने शरीर को लगती है तो रोम खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो आसमान से ठंडी बूंदे इस जमीन पर गिरती हैं तो तुरंत इस जमीन के अंदर से ये दूब, ये घास जो है रोमावली सी, रोमावली के जैसे जैसे शरीर पर रोम छोटे छोटे बाल खड़े होते हैं वैसे इस धरती के अंदर से एकदम ये घास ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस धरती के रोम है ये। रोमावली सी, रोमावली सी मतलब रोमावली जैसी। क्या? हरी दूब, हरी मतलब हरा भरा, दूब मतलब घास। हरी दूब पुलकी, मुस्काई, पुलकित होना, आनंदित होना, क्योंकि पानी मिला है जिससे उसको जीवन मिला है, इसीलिए पुलकित होकर हंसते हुए वह बाहर निकलते हैं इस धरती को चीर कर। रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद धरा पर आने से क्या क्या हुआ ये सब अभी तक हम देख चुके हैं। तो अंकुर फूट पड़ा और अधरों पर पानी गिरने से, अमृत सा आकर ये पानी गिरने से धरती को नव जीवन मिला। ये कैसे पता चलता है कि ये रोम जैसे दूब इस धरती के अंदर से जैसे ही बाहर निकले तो उससे पता चलता है हमें कि जहां देखो वहां हरियाली ही हरियाली छा जाती है। तो इस प्रकार पहली बूंद धरा पर आने से सारा वातावरण एकदम, धरा पर आने से अर्थात पहली बूंद धरा पर आने से क्या होता है? सारा वातावरण हरा भरा दिखाई देता है और प्रकृति बिल्कुल सुंदर दिखाई देती है। आगे, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, सागर का अर्थ है समुद्र। समुद्र धरती के ऊपर रहता है तो फिर आसमान में कैसे उड़ सकता है? यहाँ पर कवि ने कहा है आसमान में उड़ता सागर। देखिए कैसा उड़ता है, यह है समुद्र। तो समुद्र, सूरज के किरण जैसे ही समुद्र के पानी पर गिरते हैं तो यह पानी भाप बनकर, बाप नहीं भाप, भाप बनकर ऊपर उड़ता है, फिर आसमान की ओर चला जाता है और वह पानी यहाँ पर बादल बनते हैं। इस प्रकार जमीन पर का पानी, सागर का पानी, समुद्र का पानी जब सूरज की किरणों से भाप, वेपर बनता है तो वह हल्का बनकर आसमान में उड़ता है। तो लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर कैसा उड़ता है? बिना पंखों के उड़ नहीं पाते, तो फिर सागर कैसे उड़ता है? तो इस प्रकार से उड़ता है। इनके किरणों से जो भाप बनता है
तो वह सूरज की किरणें यहाँ पर स्वर्णिम पर बताया गया है। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग के। सोने के रंग के पर क्यों बताया गया है? आप जानते हैं कि सूरज की किरण सोने के रंग के होते हैं, पीले रंग के। तो यहाँ पर उस पीले रंग के पंख उसको लगते ही, अर्थात सूरज की किरण पानी को लगते ही वह भाप बनकर उन पंखों के सहारे फिर ऊपर आसमान में उड़ते हैं। कैसे उड़ते हैं? लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर अर्थात पंख। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। नगाड़े, नगाड़े जगा, नगाड़े से जगाना। तो यहाँ पर आप जानते ही है कि गलियों में या नहीं तो कुछ छोटे छोटे गांव में अधिकतर यहाँ पर कुछ समाचार को चारों ओर जोर जोर से गांवों में बताना हो तो गले में इस प्रकार से ढोल, बड़ा उसको नगाड़ा कहते हैं, तो इसको ऐसा बजाते हुए ताकि उस आवाज को सुनकर लोगों को पता चलता है कि कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ बताने वाले हैं। तो वह सुनकर बाहर आ जाते हैं तो समाचार सभी को पता चलता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आसमान में उड़ता सागर यहाँ पर स्वर्णिम पर लगकर जैसे ही आसमान पर ऊपर उड़ जाते हैं तो तुरंत बादल क्या करते हैं? बादल बजा नगाड़े। यहाँ पर नगाड़े किसको कहा गया है? नगाड़ा कहाँ पर है? तो यहाँ पर बादल, काले काले बादल जब आसमान में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ बादल जो है गरजते, जो जोर से गरजने पर आप सभी खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर बैठते हैं तो तुरंत गरजने की आवाज आती है। तो बैठे बैठे आपको पता चलता है कि बारिश होने वाली है और बारिश हो रही है। कैसे पता चलता है? इस आवाज के साथ। तो बजा नगाड़े, नगाड़े बजाकर मतलब जोर जोर से गरज कर आवाज करते हुए बादल धरती की तरुणाई। तो इस प्रकार से बादल धरती की तरुणाई, तरुणाई का अर्थ बताया गया है कि युवावस्था, यूथ। तो यहाँ पर बुढ़ापन जाकर फिर यौवन बनकर, स्ट्रांग बनकर एकदम यहाँ पर बादल धरती की तरुणाई, तरुणाई बनकर इस धरती को फिर से यौवन देकर पहली बूंद धरा पर आई। इस धरती को तरुणाई दी है कौन? बादल। बादल धरती को तरुणाई दी है, यंग बना दिया है। पानी को देकर हरा भरा बनाकर, धरती को हरा भरा बनाकर इस प्रकार से पहली बूंद से वातावरण सुंदर बन जाता है। आगे, नीले नयनों सा यह अंबर। अंबर का अर्थ आसमान, अंबर का अर्थ है आसमान। आसमान किस रंग का होता है यह तो आप जानते हैं, नीले रंग का होता है। नीले नयनों सा यह अंबर, आकाश जो नीले रंग का होता है तो उस आकाश को क्या कहा है? नयन। नयन अर्थात आंखें। नीले नयनों सा यह अंबर, जो इस धरती के ऊपर आसमान है वह आसमान अपने नीले रंगों से, यहाँ पर अंबर को नयन कहा है। अंबर के नयन कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं। काली पुतली से ये जलधर, जलधर का अर्थ है बादल, जलधर का अर्थ है बादल, जलधर बादल। बादलों को क्या कहा जाता है? जलधर। धरना अर्थात पकड़ना, अपने अंदर ग्रास्प करना। किसको किसको पकड़ लेते हैं? जल को, जल को अपने अंदर ले लेते हैं, इसीलिए जल को जिसने पकड़ रखा हो बादल। तो जलधर, काली पुतली से ये जलधर। जलधर कैसे लगते हैं? पुतलियों के जैसा। पुतलियां मतलब खिलौना, बॉम्बी बोलते हैं ना, वैसे टॉयज। यहाँ पर काली पुतली, काले रंग की पुतली से यह जलधर, जलधर को पुतली कहा गया है, काली पुतली। और अंबर को
नीले नयन कहा गया है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा विगलित, विगलित का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि पिघली हुई, विगलित पिघलना। तो यहाँ पर करुणा पिघलित, दया की भावना आकर पिघलकर, उनका हृदय पिघलकर, किसका? जलधर, जलधर का हृदय पिघलकर अश्रु बहाया है। इन बादलों से जो पानी बूंदों के रूप में गिर रहे हैं, तो अचानक देखने से ऐसा लग रहा है कि ये रो रहे हैं, क्योंकि इसके आंखों से पानी निकल रहा है, तो वर्षा के रूप में नीचे गिर पड़ रहे हैं। तो अक्सर कोई छोटा सा बच्चा रो रहा हो, आंखों से आंसू निकल रहे हो, तो क्या कहते हैं? बारिश हो रही है, देखो पानी निकल रहा है, इस प्रकार से कहा जाता है। यहाँ पर भी वही, करुण विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। क्यों पिघल गए हैं? अश्रु क्यों निकल रहे हैं? धरती की तकलीफ को देखकर, तकलीफ, यह धरती को तकलीफ है, कष्ट उठा रहे हैं, किससे? गर्माहट के कारण, सूख कर, गर्मी अधिक होने के कारण जो प्यास से धरती तड़प रही है, उसकी तड़प को देखकर यहाँ पर जलधर पिघल गए हैं, विगलित होकर अश्रु बहा रहे हैं। अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास, चिर प्यास, बहुत दिनों की प्यास, धरती की बहुत दिनों की प्यास को बुझाने के लिए बादल अश्रु बहा रहे हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बूढ़ी धरती, धरती बूढ़ी हो चुकी है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि ये वन मिला है, नया वन दिया है। तो यहाँ पर पानी देकर नवयौवन तो बना दिया है धरती को, लेकिन धरती बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, यहाँ पर अर्थ दिया गया है कि हरी भरी, सस्य का मतलब हरा, बनने को फिर से ललचाई। धरती बूढ़ी है, फिर भी ये पानी मिलकर उनको प्यास बुझने से उनके अंदर शक्ति आ गई, और बूढ़ी धरती भी फिर ललचाई, लालच बनाया कि मैं फिर से यौवन बनकर, यंग बनकर, मैं फिर से सबको, सबके मन को आकर्षित कर लूं। इस प्रकार से उनका मन ललचाया और अपनी जमीन को हरा भरा बना दिया और सुंदर बना दिया। इसका कारण कौन है? पहली बूंद, पावस ऋतु की पहली बूंद, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। ये सब कुछ धरती का यह ललचाना भी किससे हुआ? इस पावस में सबसे पहले जो धरती से पहली बूंद आई, उससे यह चारों तरफ का वातावरण ही बदल गया और बूढ़ी धरती यंग बन गई, यौवन आ गया। और इस प्रकार धरती ही नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य, सभी के मन को खुशी मिली और सुख का अनुभव हुआ, आनंदमय वातावरण बन गया। ये किससे हुआ? पहली बूंद के कारण। तो यह कविता का अर्थ है। वर्षा ऋतु का वर्णन उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में सुंदरता से वर्णन किया है गोपाल कृष्ण कौर ने। इस कविता को 1-2 बार पढ़िए और मौखिक प्रश्न के उत्तर लिखने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।